हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, मदर ऑफ़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज का टॉपिक है गाइस डाइट इन ऑटिज़म। बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे डाइट के बारे में, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, यानी कि जब अर्नब का बर्थ हुआ था उस टाइम से मैं स्टार्ट करूँगी, तो ज़्यादा क्लियर होगा कि डाइट के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो गाइस जब अर्नब पैदा हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा वीक था, मतलब अंडरवेट था। उसका वेट आई थिंक 2.3 kg तक उसका वेट था। तो स्टार्टिंग से ही मुझे टेंशन होने लग गया कि ये बहुत ज़्यादा वीक है और मैं इसका न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखूँगी और उसको मुझे जल्दी से मतलब हेल्दी बनाना है उसको। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग में मेरा ब्रेस्ट फीडिंग उसको मतलब काफ़ी नहीं होता था। तो हम लोगों ने आई थिंक 2 मंथ के बाद उसको बॉटल मिल्क जो है वो स्टार्ट कर दिया। काऊ मिल्क हम लोग देते थे। गांव में रहती थी उस टाइम में, तो अपने ही घर की गाय थी, तो मतलब उस टाइम तो मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि गाय का दूध तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी हर रोज़ बॉटल पे बॉटल मतलब पूरा मतलब ज़ोरों शोरों से काम कर स्टार्ट कर दिया कि इसको मुझे जल्दी से हेल्दी बनाना है। तो अर्नब को भूख भी बहुत ज़्यादा लगता था गाइस, पता नहीं क्यों, मतलब इतना बॉटल इतना दूध पीना है उसको। ब्रेस्ट फीडिंग भी मैंने कंटिन्यूस रखा उसको, 2.5 ईयर्स तक मैंने कंटिन्यूस रखा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको इतना ज़्यादा भूख लगता था। तो इसी वजह से मैंने आफ्टर 6 मंथ का जब वो हो गया तो इमीडिएटली मैंने उसको जो सॉलिड फूड होता है वो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, सेरेलैक वगैरह स्टार्ट कर दिया। अपना भी मैं एक सेरेलैक टाइप पाउडर बनाती थी मैं, वो अरहर दाल और मूंग का दाल और चावल को रोस्ट करके उसका मैं पाउडर बना के रखती थी और उसको भी एज ए सेरेलैक में यूज़ करती थी। मतलब दिन में एक टाइम सेरेलैक दो, एक टाइम जो मैंने बनाया है अपना जो वो पाउडर बनाया है वो देती थी। और दिन में जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, चीकू बनाना, जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिया। और साथ में मिल्क तो था ही, ओट्स में उसको देना उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया। तो 1 ईयर तक के आते आते ही मैं उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फूड खिलाती थी। तो एक्चुअली जब हम लोगों को पता चला कि अर्नब को ऑटिज़म है, एंड उस टाइम पे हम लोगों को पता चला कि काऊ मिल्क जो होता है वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें एक जो प्रोटीन है केजिन वो होता है, तो वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है इन बच्चों के लिए। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों को पता चला तो हमने स्टॉप कर दिया काऊ मिल्क उसको। फिर जब ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ और साइकेट्रिस्ट ने बोला कि इनको एक प्रॉपर जो एक पर्टिकुलर डाइट पे रखा जाता है, ग्लूटेन फ्री और जो केजिन फ्री डाइट के ऊपर इन बच्चों को रखा जाता है, वो डाइट आपको कंटिन्यू करनी है अभी। तो फिर मुझे समझ में आया कि केजिन फ्री डाइट का मतलब है कि सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको नहीं देने हैं। और मेरे माइंड में फिर से वही ख्याल घूम रहा है कि अर्नब बहुत ज़्यादा वीक है और ऊपर से डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं दूंगी तो इसकी तो हालत कैसी होगी। मतलब मैं टेंशन में आ गई और मैंने यही सवाल उस टाइम साइकेट्रिस्ट से पूछा था। तो साइकेट्रिस्ट ने बोला कि हाँ, ये डाइट रेकमेंड की जाती है ऑटिस्टिक बच्चों को, लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा वीक है तो यहाँ से आप एक पॉइंट समझिए कि ये जो ग्लूटेन फ्री और जो केजिन फ्री डाइट आप लोग इतना ज़्यादा जोर इसके ऊपर देते हो, तो डेफिनेटली इसको फॉलो करने से कुछ इम्प्रूवमेंट तो आती है गाइस, इससे मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन आप सोचो कि ये डाइट फॉलो करने से आप मिरेकल हो जाएगा, ऑटिज़म पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में इस डाइट को फॉलो किया, तो मेरे साइकेट्रिस्ट ने भी बोला कि इस डाइट को आप तभी फॉलो करो जब बच्चा हेल्दी है। अगर वीक है तो हम लोगों को इस डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए गाइस। मतलब रिड्यूस कर दो थोड़ा सा, लेकिन पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक 1 ईयर और 2 ईयर का बच्चा है तो उसके लिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और वो सबसे ज़्यादा होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया था, फिर मैंने क्या किया कि उसको कैमल मिल्क स्टार्ट किया। मैंने बोला कि नहीं, मैं दूध तो मिस नहीं करूँगी, कुछ भी पिलाऊंगी, दूध तो मुझे पिलाना ही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहीं पे पढ़ा या हम लोगों को पता नहीं, साइकेट्रिस्ट ने ही बताया था कि सबसे बेस्ट जो है वो कैमल मिल्क रहता है। तो हमने फिर ऑनलाइन कैमल मिल्क जो है वो ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 6 to 7 मंथ मैंने उसको कैमल मिल्क स्टार्ट किया। एक बात और बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि जब भी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, चाहे वो फ़िश ऑयल है या फिर जैसे ये कैमल मिल्क है, तो सबसे पहले बच्चे को बिल्कुल थोड़ा सा देना चाहिए, उसका मतलब रिएक्शन देखने के लिए कि कहीं बच्चे को उस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। तो मैंने जस्ट उसको 2 घूंट से ट्राई किया था, मतलब जस्ट 2 टेबल स्पून
मतलब पानी मिला के उसको मिक्स करके 2 टेबलस्पून से मैंने ट्राई किया था। धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाना शुरू किया था, तो उसको वो सूट कर गया। डेफ़िनेटली उसका मुझे सबसे अच्छा कैमल मिल्क का जो मुझे इफ़ेक्ट दिखा था वो था उसका डाइजेशन सिस्टम में, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम रहता था उसको एक्चुअली। ये पेट ख़राब रहना, कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है ऑटिज़म में, आप लोगों को पता ही है वो। तो और उसको वो सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ लगा रहता था। तो जितने टाइम तक मैंने उसको कैमल मिल्क कंटिन्यू किया गाइस, मुझे वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस होने लगी। मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो रहा था अर्नब का उससे। लेकिन कैमल मिल्क का एक ड्रॉबैक है गाइस कि उसको पीना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। उसका टेस्ट मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि मैं जब उसका दूध बनाती थी तो मुझे तरस आता था कि ये कैसे पीता होगा इसको। लेकिन अर्नब एक ऐसा बच्चा है, उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चूज़ी नहीं है, वो हर चीज़ खाता है। तो उसने फिर भी हिम्मत करके वो दूध 6-7 महीने तक उसने कंटिन्यू किया और पिया उसने। जस्ट 150 ml तक ही मैंने उसको रखा, पानी में मिक्स करके, उसको गर्म पानी में मिक्स करके, पाउडर होता है वो कैमल मिल्क का, हम लोग जो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, उसको मिक्स करके मैं उसको 150 ml तक ही उसको मैं पिलाती थी दिन में। लेकिन क्या होने लगा कि 6-7 मंथ के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगा। जैसे ही वो कैमल मिल्क पी रहा था तो वो उल्टी जैसा मन, वॉमिटिंग उसको महसूस होने लगी। 1-2 बार तो उसने वॉमिटिंग कर भी दिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि अभी उसको वो मिल्क सूट नहीं कर रहा है। मतलब उसका टेस्ट भी मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम बच्चे उसको पी पाएंगे। तो पीना ही मुश्किल है एक्चुअली उसको, वो ड्रॉबैक है उसका। बाकी अगर मैं बोलूँ तो जितने टाइम तक उसने पिया, मुझे उसका जो बार बार बीमार होना, मतलब बीमार होता था, वॉमिटिंग, ये सब कुछ, ये सारे इशू मुझे नहीं दिखे। तो कुछ तो बेनिफिट मुझे उसमें दिख रहा था। तो डेफिनेटली अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, इम्यून सिस्टम ठीक है, तो बच्चा काफ़ी हद तक थोड़ा रिलैक्स भी रहता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि आपको दिखेगा कि नहीं, ऑटिज़म में भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो एक मैंने कैमल मिल्क ये ट्राई किया था, ये मैंने आपको बता दिया। और ग्लूटेन फ्री के लिए मैंने उसको भी मैंने कुछ महीने तक मैंने ग्लूटेन को पूरी तरह से मतलब एक्सक्लूड कर दिया। मतलब जो व्हीट में होता है ना, ये गेहूं के आटे में होता है ये प्रोटीन, तो उसको भी मैंने मतलब यही राउंड अबाउट 6-7 मंथ मैंने उसको नहीं दिया गेहूं का आटा। उसके लिए मैं दूसरा जो बाज़ार में आटे मिलते हैं, जैसे कि वो सिंघाड़े का आटा रहता है, ये 3-4 आटा में मिक्स करके उसको एक रोटी बनाती थी, वो मैं उसको देती थी। हालांकि उसको चपाती बहुत पसंद है, आज भी चावल इतना नहीं खाता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने 6-7 मंथ तक ये सब कुछ मैंने किया। मुझे भी लगा कि हो सकता है इस डाइट को फॉलो करने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उसके हाइपर एक्टिव होने से होती थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मतलब स्कूल से कंप्लेंट भी आते थे हाइपर एक्टिविटी की वजह से, और मैं खुद देखती थी कि उसका हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोच रही थी कि किसी ना किसी तरह से बस ये थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन गाइज ठीक है, ये जो हम लोग डाइट फॉलो करते हैं, इसका डाइजेशन सिस्टम पे असर दिखता है, इम्यून सिस्टम पे असर दिखता है, गट हेल्थ पे असर दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑटिज़म के अगर सिम्टम बोलें तो हो सकता है कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। बट आप बोलो कि एक बहुत ज़्यादा जो रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है वो मुझे नहीं दिखी उसमें। तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको फॉलो करके भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कुछ टाइम के बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया। एंड में जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो ग्लूटेन है, जैसे बोलते हैं कि गेहूं का जो चपाती है, वो उसको नहीं खिलाना है। ये सब मैंने फिर से कैरी ऑन किया और उसको मैंने ये चीज़ें रिड्यूस कर दी। जैसे कि दिन में जस्ट एक टाइम पे ही उसको मैं चपाती देती थी, वो भी 2 चपाती, और वो इतना पतला मैं बनाती हूँ उसको, आज भी इतना पतला बनाना है ताकि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। ग्लूटेन फ्री और केज़न फ्री डाइट को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि इन बच्चों को एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर है, इशू है, वो भी ऑटिज़म में कॉमन देखा जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, मैक्सिमम बच्चों में होता है, आपने देखा है। तो इनका जो गट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उसके लिए ये डाइट कई बार प्रेफर की जाती है। और कुछ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ये डाइट जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इनको जो है वो डाइजेशन सिस्टम जो है उनका बहुत ही ज़्यादा ऑटिज़म की वजह से अफेक्टेड होता है, गट हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो कुछ बच्चों को तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन आई थिंक मैं अगर आपको सजेशन दूं तो मैं बोल सकती हूं कि अगर आपका बच्चा वीक है,
अर्नब की तरह, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इस डाइट का, ग्लूटेन फ्री केज़न फ्री डाइट का सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है गाइस कि ये मतलब इतना आपको असर नहीं दिखता है ऑटिज़म के सिम्टम में, जितना कि ये डाइट आपके बच्चे की जो हेल्थ है उसके ऊपर ये बुरा इफेक्ट डालती है, क्योंकि कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाता है। और अगर आप लोग इस डाइट को फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी वजह से जो डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिशन की, वो आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या दे रहे हो आप। सिंपली इसको आप डाइट में से एक्सक्लूड करने से फ़ायदा नहीं होता है। आपको अभी भी नॉर्मल बच्चे की तरह इन बच्चों को भी पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो आई थिंक इतना टेंशन लेने से अच्छा है गाइस कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, एक बैलेंस डाइट फॉलो कीजिए, लाइक नॉर्मल किड्स। हमारे बच्चों को भी सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है बाय बर्थ। तो हम लोगों को बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी टेंशन के, मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोगों को हेल्दी से हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, एग्स, ये सब कुछ हम लोगों को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और डेफिनेटली जब आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो डाइजेशन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। रही ग्लूटेन फ्री और केज़न फ्री डाइट की बात, तो उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। मैं ये बोलूँगी कि पूरी तरह से उसको एक्सक्लूड मत कीजिए, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। बच्चे को 3 टाइम आपको चपाती नहीं देना है, आप जस्ट 1 टाइम दीजिए। एंड दूध में अर्नब को क्या करती हूँ, दूध अर्नब को अभी पता नहीं क्या हुआ, वो कुछ सालों से दूध को पसंद भी नहीं कर रहा है और मैंने बिल्कुल उसको रिड्यूस कर दिया है। वो जस्ट दिन में एक बार उसको मैं 150 ml तक दूध देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ। दूसरी चीज़, दही। अब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इशू है, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, अर्नब को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी 5-6 महीने पहले उसको ऐसा हुआ कि हर 1 महीने के बाद उसको हम लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा था। और ये लास्ट टाइम में तो हद ही हो गई, मतलब उसको इतना ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा चिल्लाता है। एक दिन तो हम लोग रात को 2 बार हॉस्पिटल गए, और मतलब एक बार रात को 10 बजे गए, उसके बाद 2 बजे फिर से जाना पड़ा रात को। वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उससे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसको जाके एक इंजेक्शन दिया, तब जाके उसका जो वो पेन है वो रिलीफ हुआ। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ये दिमाग में बात आने लगी कि कहीं ना कहीं इसको वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर वाला प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास गई जो अर्नब का केस हैंडल करते हैं, तो उनसे मैंने ये डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए जो वो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए काम करते हैं। तो फिर मैंने पूछा उनको कि कुछ आप प्रोबायोटिक प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ऐसे तो हर 1 महीने के बाद हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, खा नहीं पा रहा है, मतलब हर 2-3 वीक के बाद उसको वॉमिटिंग और पेन। तो मैं परेशान हो चुकी थी इस चीज़ से। तो फिर उन्होंने बोला कि दही से अच्छा प्रोबायोटिक और हो ही नहीं सकता है, आप दही दीजिए। जो होममेड हमारा कर्ड होता है वो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है। और पहले अर्नब को मैं दही नहीं देती थी, मतलब वही एक तो ये भी रहता था कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, और दूसरा अर्नब ज़्यादा दही को खाता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि पिछले 4-5 महीने से मैं उसको रेगुलर कर्ड यूज़ कर रही हूँ। कर्ड में उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाती हूँ, उसमें वो चाट नमक डाल के, और फिर थोड़ा सा मैं उसमें सीड्स का पाउडर, जो मैंने वीडियो बनाया है आप देख सकते हो, सीड्स का पाउडर मिलाती हूँ, उसमें थोड़ा सा वो नमकीन बूंदी मिला के टेस्टी बनाती हूँ। तो अर्नब अभी 2 टाइम कर्ड खाता है, बड़े मज़े से खाता है। और बिलीव मी गाइज, जब से उसने कर्ड खाना शुरू किया है 2 टाइम्स दिन में, 1 कटोरी सुबह और 1 कटोरी में उसको दोपहर को देती हूँ लंच के साथ। तो बिलीव मी, जब से वो ये सब कुछ खा रहा है, उसकी जो ये मतलब ना तो उसको मैंने कोल्ड देखा, ना उसको खांसी हो रही है, ना उसको वो पेन हो रहा है, ना उसको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। इनफैक्ट उसका भूख जो है वो फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आ गया। उस चीज़ में मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, अच्छा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक तो कर्ड में यूज़ करती हूँ, सेकेंड ये जो सीड्स वगैरह रहते हैं, फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, ये तो आपको डेली यूज़ करने हैं। मतलब डेली आपको फ्रूट्स जो है वो, हमारे घर में जैसे बनाना है, बनाना, एप्पल, ये सारे फ्रूट्स हैं, डेली उसको फ्रूट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं गट हेल्थ के लिए। तो आई थिंक
दूसरा जो है जिसने मुझे हेल्प किया उसका जो डाइजेशन प्रॉब्लम था वो था ल्यूकवार्म वाटर गाइड। आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, हर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपको ल्यूकवार्म वाटर 1 गिलास भर के बच्चों को पिलाते रहना है, पिलाते रहना है, पिलाते रहना है। क्योंकि देखा गया है कि अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हो गाइस, तब भी बच्चा रिलैक्स रहता है, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है और उससे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प, उसमें जो डाइजेशन सिस्टम है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो ये 3 चीज़ों ने मुझे बहुत ही अच्छा हेल्प किया। कर्ड और ल्यूकवार्म वाटर मैं पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, उसको 1-1 घंटे के बाद या कई बार 2 घंटे के बाद उसको दिन में, पूरा दिन में उसको ल्यूकवार्म वाटर जो है वो पिलाती रहती हूँ। खुद भी पीती हूँ क्योंकि खुद के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है, हम सबको करना चाहिए वो। एंड थर्ड, मैंने सीड्स उसको स्टार्ट किए हैं, जिसके वीडियो मैंने बना के रखे हैं। सीड्स मैंने स्टार्ट किए हैं और फ्रूट्स। तो बाकी के डेयरी के प्रोडक्ट्स, दूध मैंने आपको बोला मैं जस्ट दिन में 1 ही बार देती हूँ और वो भी जस्ट 150 ml, थोड़ा सा दूध देती हूँ उसको, ज़्यादा नहीं। शाम के वक्त उसके साथ थोड़ा बिस्किट वगैरह भी देती हूँ। अब थर्ड चीज़, एक और ज़्यादा कंप्लेंट जो रहती है कि शुगर, कि अगर हम लोग बनाना देंगे, इनफैक्ट जब साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हो तो ये तो डाइट में ये तक बोल दिया जाता है कि जो शुगर वाले फ्रूट्स हैं वो भी नहीं देने हैं। मतलब आप बताओ कौन से फ्रूट में शुगर नहीं है? एप्पल में शुगर है, बनाना में शुगर है, शुगर वाले आपको नहीं देने हैं, तो आप खिलाओगे क्या बच्चे को? तो आप, मुझे नहीं लगता है गाइज, और ये देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि जब भी आप इन डाइट्स को फॉलो करते हो तो ऑटिज्म के सिम्टम के ऊपर तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है, बट उनका जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम आने लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि नहीं डाइट फॉलो करेंगे कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऑटिज्म पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मैं प्लीज़ इस बात के ऊपर आप मत जाइए, कोई भी चीज़ स्ट्रिक्टली पूरा ट्रीटमेंट नहीं है ऑटिज्म का। और अगर आप ये वाली डाइट को फॉलो कर रहे हो तो साइड वाइज ये ख्याल रखो कि उसका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन करके रखना है। अदरवाइज आप इस टेंशन को छोड़ दो और चुपचाप बच्चे को एक बैलेंस हेल्दी डाइट दो, डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कम कर दो। ज़्यादा दूध जो है वो आपको ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट दिन में 1 ही बार दीजिए आप। जैसे अर्नब सुबह उठता है तो उसको सुबह उठने के बाद मैं इमीडिएटली पहला काम होता है मेरा उसको ल्यूकवार्म वाटर देना, जिससे क्या होता है कि मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और पेट साफ हो जाता है। एंड सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ। उसके बाद उसको मैंने आलमंड्स जो भिगो के रखे होते हैं, मैं रात को भिगोने डालती हूँ आलमंड्स को, तो वो मैं उसको 4 to 5 आलमंड्स जो है वो खाने के लिए देती हूँ। थोड़ा टाइम पास हो जाता है, वो खुद उनके छिलके निकालता है, सुबह खाता है। एंड देन उसके बाद मुझे उसको देना होता है ब्रेकफास्ट में मैं उसको कुछ भी उपमा रहता है या फिर जो फर्मेंटेड फूड रहते हैं, इडली, डोसा, ये वाले फूड जो हैं वो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो वो मैं कुछ उसमें ट्राई करती हूँ, उपमा हो गया या कई बार हलवा भी देती हूँ, उसको पसंद है थोड़ा सा मीठा डाल के। एंड ये सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है इसके लिए। फिर क्या होता है उसमें, आई थिंक फिर मैं लंच उसको दाल राइस हमारा रहता है। और ये जो गैप रहते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और लंच और इवनिंग के बीच में, इसमें मैं कुछ फ्रूट्स उसको इंक्लूड करती हूँ। जैसे बनाना मैं उसको बहुत ज़्यादा देती हूँ, बनाना बहुत ही हेल्दी होता है, उसको पसंद है। बनाना, एप्पल, सारे तरह के फ्रूट्स खाता है वो। ऑरेंज उसको सूट नहीं करता है कि ऑरेंज खाने के बाद उसको क्या होता है, खांसी होने लगती है या कोल्ड होने लग जाता है, तो वो फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो मेनली फ्रूट्स जो है वो चीकू, बनाना और ये जो एप्पल है, ये सब देती हूँ मैं उसको। एंड इवनिंग में मैंने जैसे बोला कि उसको मैं दूध और थोड़ा सा मैं उसको बिस्किट दूंगी। तो रात को जो है हमारा थोड़ा सा चपाती उसको मैं देती हूँ। तो आई थिंक मैंने पूरा शेयर कर दिया है डाइट के बारे में। तो आप इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि अगर हम लोग ग्लूटेन फ्री और केज़िन फ्री डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, या फॉलो कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप ध्यान में रखो इन चीज़ों को। एंड तीसरी बात, अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए मतलब चूज़ी है, मतलब हर चीज़ नहीं खाना है या हर रोज़ एक ही तरह की चीज़ खाना प्रेफर करता है, तो हाँ उस टाइम पे आप कुछ सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो बच्चों को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा वैरायटी खाना पसंद नहीं करता है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे तो आपको साइकियाट्रिस्ट से जाके कुछ विटामिन या सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करवाने चाहिए, तब आप उन चीज़ों को यूज़ करो। अगर आपका बच्चा सब कुछ खाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी डाइट दीजिए, सब कुछ इंक्लूड कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।